गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल के वीडियो में हम लोगों ने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा। आज हम सभी लोग मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें। एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसने 1163 में एक गजनी के पड़ोस में एक क्षेत्र है गोर, अफगानिस्तान। इसी गोर नामक स्थान पर एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना करता है। गयासुद्दीन मोहम्मद शाम 1163 में गजनी में गोर नामक स्थान पर, जो कि अफगानिस्तान में है, एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना करता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के पिता अलब्तगीन ने गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की थी। तो गजनी में की थी। इन्होंने गजनी के पड़ोस में गोर नामक स्थान पर जो है स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। इसके बाद यहां पर जो तुर्क लोग रहते थे, उन तुर्कों को मोहम्मद बिन साम ने यहां से दूसरी जगह जो पहले से तुर्क यहां पर रह रहे थे गोर नाम की जगह पर, तो उनको दूसरी जगह जाने के लिए विवश कर दिया। यानी ये जो तुर्क थे वो यहां से छोड़कर चले गए। और इसके बाद में 1173 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने अपने भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को गोर की गद्दी पर बैठाया। और यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम आगे चलकर, इसके दो नाम आपको मिलेंगे, मुइजुद्दीन और कहीं पर मिलेगा आपको मोहम्मद गौरी के नाम से गजनी की गद्दी पर, यानी गोर की गद्दी पर बैठेगा। तो आइए देखें मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके भारत में आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। ये भारत में आक्रमण के द्वारा साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, जबकि महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत में आक्रमण करने का मात्र एक उद्देश्य था, धन लूटना, और इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। इसीलिए भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। देखिए 1175 में इसने पहला आक्रमण मुल्तान पे किया। जैसा कि 1173 में गद्दी पर बैठा और 1175 में पहला आक्रमण इसने मुल्तान पे किया। 1176 में इसने सिंध को जीता। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया।
उस समय यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय। इन्हीं को भीम द्वितीय भी कहा जाता है। और इसी गुजरात पर महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया था। उस समय मूलराज प्रथम यहाँ के राजा थे जो हार गए थे। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय यहां पर राजा थे जिनका नाम था। मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा मां जिनका नाम था नायिका देवी, नायिका देवी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। नेतृत्व में युद्ध लड़ा और इस युद्ध में पहली बार मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, यानी गौरी की प्रथम हार हुई। लेकिन गौरी अपने अभियानों में नहीं रुका। इसके बाद गौरी ने 1179 में पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर को जीता। 1181 में लाहौर को जीता और 1189 में भटिंडा पर विजय प्राप्त की। भटिंडा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। यह मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी हार थी। इसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हैं आप के बीच में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को भारत में जयचंद्र ने निमंत्रण दिया था। जयचंद्र जो कि कन्नौज का राजा था, उसी ने इसको भारत पे आक्रमण का न्योता दिया था, जिससे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा कौन थे? जयचंद। ये वही राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और यह युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत गया। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था, जिस सिक्के पर एक तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम और एक तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति की आकृति बनी हुई है। जैसे गजनवी ने भी एक सिक्का चलाया था जिसमें एक तरफ संस्कृत में लेख लिखा हुआ है और एक तरफ अरबी में लेख लिखा हुआ। इसी प्रकार इसने जो एक सिक्का चलाया था, इसमें एक तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति और एक तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ है। कहीं कहीं मोहम्मद बिन साम भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद 1194 के बाद मोहम्मद गौरी गजनी वापस गया। जब ये वापस गया, इसके बहुत सारे गुलाम थे, लेकिन मैं खास करके 2 गुलामों की बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला गुलाम है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला गुलाम है। मोहम्मद गौरी जब गजनी वापस जाएगा तो यहाँ के जो जीते हुए क्षेत्र थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जाएगा और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का प्रशासन चलाएगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर चला जाएगा और लाहौर में
गुलाम वंश की स्थापना करेगा। इसका एक दूसरा गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था, ये भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये चंदावर का युद्ध हो रहा था, उसी समय हरियाणा में पानीपत का युद्ध हो रहा था, उसी समय बख्तियार खिलजी उत्तर प्रदेश बिहार से होता हुआ बंगाल चला जाएगा, और बंगाल और बिहार से होता हुआ जब निकलेगा तो नालंदा और विक्रमशिला, ये जो दो विश्वविद्यालय हैं, इनमें आग लगा देगा। यानी नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने का जो श्रेय है वो बख्तियार खिलजी को जाता है, आग लगा देगा। इसके बाद जब बंगाल पहुंचेगा तो वहां के राजा रहते हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। ये बिना युद्ध किए ही भाग जाते हैं। जैसे ये देखते हैं कि बख्तियार खिलजी आ रहा है, ये बिना युद्ध के भाग जाते हैं। एक राजा और हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि जो बिना युद्ध के भाग जाते हैं, राज्यपाल, जो कन्नौज के राजा रहते हैं महमूद गजनवी के समय, तो ये बिना युद्ध के भाग जाते हैं। इन्हीं के दरबार में एक विद्वान रहते हैं जिनका नाम है जयदेव। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद। ये गीत गोविंद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी, जब सबसे ज्यादा मोहम्मद गौरी को भारत में अगर किसी ने परेशान किया है तो एक यहाँ पर जनजात रहती थी खोखर। ये खोखर जनजात के लोगों ने सबसे ज्यादा मोहम्मद गौरी को परेशान किया है। तो जब ये जा रहा था यहां से वापस, तब भी खोखर जनजात के लोगों ने इसको बहुत परेशान किया था। तो गजनी में जब ये पहुंचा, गोर में वहां पर रहा, उसके बाद ये भारत वापस आया। तो भारत वापस सिर्फ ये खोखर जनजात के लोगों को विनाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए आया था। तो ये 1206 में वापस आता है, और 1206 में यही खोखर जनजात के जो लोग होते हैं, दैमक नामक स्थान पर, दैमक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर देते हैं। ये खोखर जनजात के लोग मोहम्मद गौरी की दैमक नामक स्थान पर हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी की 1206 में हत्या हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी का जो चैप्टर है वो यहीं पर क्लोज होता है। मोहम्मद गौरी, जो कि तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, बहुत ही साहसी व्यक्ति था, जिसने, मैं कह सकता हूं कि भारत में तुर्कों के जो साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, जो श्रेय दिया जाता है वो मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। और वीडियो को आप लोग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है या कोई भी क्वेश्चंस आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। उसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उत्तर आप तक पहुंचे। थैंक यू।